चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1 से 5 दिसंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो तमाम जानकारी यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, जो कि बिहार में आपके आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, कुछ क्लासेस जरूर अब्सेंट हुई है, लेकिन चिंता ना करें, वो सारा चीज यहाँ पर मैं आपको रिकवर इसका करवा दूंगा। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो लोग बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिए, जो लोग पहली बार यहाँ पर विजिट किए हैं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे इससे आपकी हेल्प हो सकती है तो रेगुलर यहाँ पर वीडियो को आपको फॉलो करना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से, जो प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो ये प्रश्न था कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है, या फिर यूं कहे कि कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन बिहार से किया गया है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए। जो जानकारी हमने आपको दिया था, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 30 बाल वैज्ञानिकों को। अच्छा, बाल वैज्ञानिक को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं, 4 से 5 प्रश्न, और बीपीएससी परीक्षा में यहाँ से एक बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछे जाने की यहाँ से प्रबल संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिहार में कहां भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में बनी भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये भारत में बनी सैन्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसका अनावरण किया गया है। तो पूछा गया कि बिहार में कहां पर ये इसका अनावरण किया गया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बोध गया में। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गया जिला में एक स्थान है बोध गया, यहीं पर अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात कर लेते हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो हाल ही में 3 दिसंबर 2023 को बोधगया में भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का बौद्धों के थेरावाद और महायान परंपरा के संघ नायकों द्वारा संयुक्त रूप से इसका अनावरण किया गया। अच्छा, यहाँ पर जो महायान शब्द का प्रयोग किया गया, फिर थेरवाद शब्द का जो प्रयोग किया गया, आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो ये बौद्ध धर्म था, ये हीनयान और महायान, मतलब इस तरह के कई विभाजन उसमें हुए थे। ये एक अलग अलग परंपरा में ये बटा था। तो यहाँ पर वही दो शब्द है। तो आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। आप लोगों ने जब बौद्ध धर्म को पढ़ा होगा तो इसकी जिक्र वहाँ पर अच्छी तरीके से किया गया है, तो ये आपको मालूम होगा। ठीक है, इसके बारे में फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि इस दोनों जो मतलब संघ है, इसके नायकों द्वारा संयुक्त रूप से अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सैन्य मुद्रा में जो प्रतिमा है, इसे बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के सहयोग से बनाया गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका निर्माण कार्य जनवरी 2020 में शुरू हुआ था, जिसे कि कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित किया गया। ये भी आप ध्यान रखें, जनवरी 2020 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट है, गया बोधगया नदी तटीय मार्ग पर अमवा ठोगर गांव समेत एक भवन के छत पर स्थापित किया गया यह प्रतिमा को, जो कि सैन्य मुद्रा में है, जो कि 100 फीट लंबी, 31 फीट ऊंची और 24 फीट एक सैन्य मुद्रा में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको ये बता दूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये बीपीएससी का एक हॉट टॉपिक है, एक फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक बार एक प्रश्न कॉमन रूप से पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म की चर्चा हुई, जो प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित आपको पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। हालांकि यहाँ पर अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं, तो उनमें गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी कपिल वस्तु में। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से वैशाख पूर्णिमा विख्यात है। कितने वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? निर्वाण कहा था। महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया? वेदों की। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट थे सम्राट अशोक।
अब यहाँ पर अगला कुछ पॉइंट और भी है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अलार कलाम को। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। लेकिन वहीं पर महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी थी, जो कि जन्म के 7वें दिन इनका निधन हो गया था। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात इनका निधन हुआ था। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी आपको समझना है, जैसे कि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी, कौशल महाजनपद। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था, तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद से। बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो मल्ल गणराज। यहाँ पर चुंद नामक सुनार के यहाँ पर कहा जाता है, जो मतलब कि किताबों में लिखा गया है कि मीट का सेवन कर लेने के कारण इनका तबियत बिगड़ गया था, जिसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध की। कुछ पॉइंट और भी है जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। वो सभी पॉइंट जो भगवान बुद्ध से संबंधित एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, सभी का वर्णन यहाँ पर है। लेकिन इन सबसे भी इंपॉर्टेंट ये कुछ 4 पॉइंट है इसके बौद्ध संगति से संबंधित, जो भगवान बुद्ध या फिर युग है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो 4 संगतियां हुई, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे जा सकते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर हमने एकदम से विस्तार से किया है। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, और किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में इसके अध्यक्ष थे साबकमीर। तृतीय बौद्ध संगति काफी इंपॉर्टेंट है, 251 ईसा पूर्व में यह हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। जबकि वहीं पर चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो 72 ईस्वी में ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। यह चौथा बौद्ध संगति एक ऐसा संगति था जिसमें आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त उपाध्यक्ष पद का भी सृजन किया गया था। उपाध्यक्ष इसके थे अश्वघोष। तो बौद्ध संगति या फिर बौद्ध सम्मेलन से संबंधित ये 4 पॉइंट हैं जो कि आपको यहां से ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में 3 दिसंबर 2023 को बिहार में जन्मे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती मनाई गई। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1894 को बिहार में, यानी कि आपको ध्यान रखना उस समय 3 दिसंबर 1984 की जब भी बात होगी, जो सिवान के जीरादेई ग्राम में उनका जो जन्म हुआ था, उस समय ये तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। उस समय जो भारत को अंग्रेजों ने, यानी कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत को जो 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और मुंबई, तो आपको ध्यान रखना है ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो आपको ये बता दूं कि सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में जन्मे एक राजनीतिज्ञ, वकील, पत्रकार और एक महान विद्वान थे। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1894 ईस्वी को। अगले कुछ पॉइंट में हमने लिखा कि हाल ही में 3 दिसंबर 2023 को उनकी 139वीं जयंती मनाई गई है। अब यहाँ से इनसे संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट हमने शामिल किया है जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तो उन्हें संविधान सभा का पहला या फिर संविधान सभा द्वारा पहला राष्ट्रपति चुना गया। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। तो ये यहाँ से आपको नोट कर लेना है, ठीक है। पहला और दूसरा कार्यकाल के रूप में या फिर युग है, पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने यहाँ पर अपनी सेवा दी थी, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में। कुछ पॉइंट और भी है, उन्हें 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल हुई थी। अच्छा, यहाँ से एक कॉमन प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब गिरफ्तार किया गया था आज़ादी की लड़ाई के दौरान, तो उन्हें किस जेल में कैद किया गया था, तो बांकीपुर जेल में कैद किया गया था, जो कि पटना में है। बांकीपुर जो जेल है वो पटना में है, यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद किया गया था। अब कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत को जो आज़ादी मिली थी लगभग 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात अंग्रेजों से, तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वे
चुने गए थे। तो ये भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट एक और है कि 78 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1963 को उनकी मृत्यु हुई थी। और आपको ध्यान रखना उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो सदाकत आश्रम पटना में, गंगा नदी के किनारे सदाकत आश्रम है और पटना में वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो कि बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम से संबंधित थे। आपको ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट आपको ये बता दूं, खास करके कथन वाला पॉइंट, ये जो आप यहाँ पे जीरादेई ग्राम देख रहे हैं, महात्मा गांधी ने जीरादेई ग्राम को इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, एक वो महान विद्वान थे, तो इन्हीं के सम्मान में महात्मा गांधी ने इस स्थल को तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर समझिएगा। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की, तो ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान में जो भारत की मौजूदा वो 15वीं राष्ट्रपति है, वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना, अगर हम बात करें महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। अगर हम बात करें महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद महिला कैटेगरी में ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन वहीं पर आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है भारत की, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई 2022 को वे 15वीं राष्ट्रपति भारत की चुनी गई थी। कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक जानकारी आपको दे दूं, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2023 में अपने पहले बिहार दौरे पर थी, जहां पर कृषि रोड मैप को औपचारिक तरीके से लॉन्च किया गया। अच्छा, कृषि रोड मैप जो कि अभी हाल ही में चतुर्थ कृषि रोड मैप को लॉन्च किया गया है, इसके बारे में कई जानकारी जो कि खास करके विस्तार पूर्वक हमने आपको दिया है, यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में कहां जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? जल इतिहास उत्सव इसका नाम दिया गया है। इसका आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली में कहां पर किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दिल्ली में शमसी तालाब में अभी हाल ही में ये जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 1 दिसंबर 2023 को। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको दे दूं कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के महरौली में जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव की मेजबानी किया। ये जो प्रॉपर स्थान है दिल्ली में महरौली में जहाज महल, वहीं पर है शमसी तालाब, जहां पर अभी हाल ही में ये जल इतिहास उत्सव की मेजबानी किया गया या फिर आयोजन किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पर इसके उद्देश्य की बात करें तो जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, जनता के बीच इसके स्वामित्व की भावना पैदा करना और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभी हाल ही में इस तरह का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है कि यह उत्सव 15 से 30 नवंबर तक देश भर के विभिन्न जिलों में आयोजित जल विरासत पखवाड़ा के सफल समापन पर किया गया है। दरअसल 15 नवंबर से 30 नवंबर तक देश भर के विभिन्न जिलों में जो जल विरासत पखवाड़ा जो आयोजित हुआ था, तो इसी का जो समापन हुआ अभी हाल ही में 30 नवंबर को, इसी के परिणाम स्वरूप, इसका सफल समापन के परिणाम स्वरूप अभी हाल ही में ये जल इतिहास उत्सव सेलिब्रेट किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही है जल शक्ति मंत्रालय की, तो ऐसे में इससे मिलता जुलता कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। कुछ समय हमने आपको बतलाया था कि भारत सरकार ने जल स्रोतों की एक रिपोर्ट जारी की है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जो इस तरह का रिपोर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर हम इसमें चर्चा करेंगे बिहार के संदर्भ में। दरअसल भारत में इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने देश भर में जल स्रोतों की गणना की है, और जो गणना हुई है इसका जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया, तो रिपोर्ट के अनुसार देश भर में, देखिए रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 24,24,540 जल स्रोत की गणना की गई है। यानी कि जल स्रोत या फिर जल निकाय जो है इस रिपोर्ट के आधार पर ये 24,24,540 है, जिसमें 97.1 अर्थात अगर हम बात करें आंकड़ों के आधार पर तो 23,55,055 जल स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में है। वहीं पर महज 2.9% यानी कि 69,485 जो जल स्रोत है ये शहरी क्षेत्रों में है। जबकि बिहार के दृष्टिकोण से हम बात करें तो बिहार में 45,793 जल स्रोत की गणना की गई, जिनमें 43,831 यानी कि कुल जल स्रोत की संख्या का
95.7% ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि 1962 यानी कि 4.3% ये शहरी क्षेत्रों में है। और इस रिपोर्ट के बारे में इतनी सारी जानकारी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इन सब के अतिरिक्त ये वाला पॉइंट बिहार के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में 49.8% जो जल स्रोत है ये सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। ये जो केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में जल स्रोतों को लेकर जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार में जो 45,793 जल स्रोत है उनमें 49.8 जो फीसदी जल स्रोत है वो सूखे और अतिक्रमण के चपेट में है। तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि इसरो की किस वैज्ञानिक को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो वी आर ललितांबिका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्थात विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, वी आर ललितांबिका। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो की वैज्ञानिक वी आर ललितांबिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु में उन्हें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो की ओर से यह सम्मान प्रदान किया गया। ये आप यहाँ पर नोट करेंगे। अगले कुछ पॉइंट में ये लिखा गया यह पुरस्कार फ्रांस की गरिमा में वृद्धि के लिए किसी भी देश के नागरिक को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको जो मैंने बताया ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार जो कि 2019 में इस सम्मान से सम्मानित हुए थे। इसके बाद ललितांबिका दूसरी इसरो वैज्ञानिक है जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो इस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि इससे पहले इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे एएस किरण कुमार 2019 में यह सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से देखें तो वी आर ललितांबिका जो कि दूसरी वैज्ञानिक है इसरो से संबंधित यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें फिलहाल ध्यान रखें। अच्छा, जो कि इसरो की यहाँ पर बात हुई है तो इसरो की हालिया उपलब्धियों की बात करें, जैसे इसरो ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक एक वीडियो के भी माध्यम से दिया था। टॉपिक स्टडी जो प्लेलिस्ट है चैनल पर आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई थी ये 14 जुलाई 2023 को हुई थी। ये आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये तमाम डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर वो कंप्लीट चीजें आप देख सकते हैं। तो चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई वो 14 जुलाई 2023 को हुई थी और चंद्रमा की सतह पर जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई ये 23 अगस्त 2023 को हुई थी। और किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो LVM3M4 रॉकेट के माध्यम से। और इसमें जो कह सकते हैं जो लैंडर और रोवर था, तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। तो वही लिखा गया कि विक्रम व प्रज्ञान क्रमशः इसके लैंडर और रोवर का नाम है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट और भी बनेंगे कि अमेरिका, चाइना और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है अपना भारत। हालांकि भारत की बात करें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर दुनिया का पहला देश है यहाँ पर पहुंचने वाला। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो रही बात चंद्रयान 3 से संबंधित। यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूं आदित्य L1 मिशन से संबंधित जो कि सौर मंडल का मुख्य सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को अभी हाल ही में ये मिशन लॉन्च किया है इसरो ने, जो कि आदित्य L1 मिशन है। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखें। अच्छा, चंद्रयान 3 के बारे में एक दो पॉइंट यहाँ पर और भी आपको जानकारी रखना चाहिए, यहाँ पर छूट चुका है। जैसे कि चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो थे पी वीरा मुथुवेल। और इस समय इसरो के चीफ कौन है, तो एस सोमनाथ इस समय इसरो के चीफ हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न में। लेकिन यहाँ पर जो इसरो की बात हुई है अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी। दरअसल विभिन्न देशों की जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी स्थापना को लेकर हमने देखा है कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। जैसे भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसे इसरो नाम दिया गया है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। जबकि वहीं पर हम बात करें चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है CNSA। और बात करें हम
पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है सुपार्को। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में नागालैंड का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में या फिर नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य बना था। यानी कि भारत का जो 16वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1 दिसंबर 1963 को, वो राज्य था नागालैंड। ये यहाँ से ध्यान रखिए। तो हाल ही में इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो ने नागालैंड स्कूल सुरक्षा नीति डिजिटल प्रशिक्षण मंच, साथ साथ नागालैंड आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप को भी लॉन्च किया। तो इस अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 61वें स्थापना दिवस पर इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर नागालैंड की बात हुई तो नागालैंड में प्रत्येक वर्ष जो हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में इसका 24वां जो महोत्सव है, यानी कि जो 24वां संस्करण है हॉर्नबिल महोत्सव का, ये शुरू हुआ है। आपको ध्यान रखना है, हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागा हेरिटेज गांव, जो कि किसामा एक गांव का नाम है, जो कि कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी इसी के आसपास है, यहीं पर प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर नागालैंड से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना, एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था। अब ये जानकारी ये है कि हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना है नागालैंड। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पहला राज्य बना है अभी हाल ही में नागालैंड। अच्छा, यहाँ पर आधार की बात हुई है, तो आधार के बारे में भी आपको जानकारी याद रखना चाहिए। कभी भी किसी भी समय यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने उसके बारे में पॉइंट लिखा है कि भारत में आधार कार्ड सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये 2010 में महाराष्ट्र से हुई थी। दरअसल 29 सितंबर 2010 को पहला UIDI नंबर नंदुरबार महाराष्ट्र के एक निवासी को जारी किया गया था। और आधार सिस्टम का जनक जो कहा जाता है, ये नंदन एम नीलेकनी को कहा जाता है, क्योंकि नंदन एम नीलेकनी को ही UIDI का पहला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। अच्छा, यहाँ पर जो आधार कार्ड की बात हुई है, बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न बने हैं। अब ये कौन सा प्रश्न है वो आपको बता दूं। दरअसल आधार कार्ड में जो सबको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, तो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जो नंबर होता है, आधार कार्ड जो नंबर होता है, उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है। तो जो अंक होता है उसमें जो 12 अंक होते हैं वो सभी यूनिक होता है, सभी को एक यूनिक अंक प्रदान किया जाता है। तो अंकों की जो संख्या होती है आधार कार्ड नंबर में वो होती है कितनी, तो 12। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जनवरी से सितंबर 2023 तक का जो मास्टर पीडीएफ है, जो बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का इसमें संग्रह किया गया है, इस पीडीएफ को रिसेंटली लॉन्च किया गया। आप लोग चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। ये पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। इसका राइट आंसर होगा ट्विंकल खन्ना, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हालिया लॉन्च की गई वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक की जो लेखिका है, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना है। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड अभिनेता है, इनकी वाइफ है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता दूं कि अक्षय कुमार का जो मूल नाम है वो है राजीव भाटिया, ये आप भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो ट्विंकल खन्ना की यह चौथी पुस्तक है और ये पुस्तक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज। अब यहाँ पर इस पुस्तक की विषय वस्तु की बात करें, इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, क्या इस पुस्तक में है, वो इस पॉइंट में आप देख सकते हैं। यह पुस्तक लघु कथाओं का एक संग्रह है जो कि प्रेम, विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जटिल जीवन पर प्रकाश डालती है। यही इस पुस्तक की विषय वस्तु है जिसमें इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पर जो पुस्तकों की बात हुई है, रिसेंटली कुछ जो पुस्तक लिखे गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके लेखिका है रचना बिष्ट रावत। एज गुड एज माई वर्ड KM चंद्रशेखर। वार एंड वुमेन जो कि पुस्तक है, इसके लेखक हैं MA हसन। तुम पहले क्यों नहीं आए, इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी। जादूनामा के लेखक जावेद अख्तर। विनिंग द इनर बैटल सेन वॉटसन। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया। इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी बोपाले बालकृष्णन। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा जो कि जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति
बराक ओबामा की धर्मपत्नी है, और वहीं पर कलर्स ऑफ डिवोशन अनिता भरत शाह। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तक है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म की हम चर्चा कर रहे थे, जिसके लेखक रचना बिष्ट रावत है, आप इस पुस्तक के कवर पेज को यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, यही है बिपिन रावत। तमिलनाडु में एक स्थान है कुन्नूर, यहीं पर 2021 में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सवार कुल 13 लोगों की मौत हुई थी। बिपिन रावत जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो अपनी धर्मपत्नी समेत कुल 13 लोग सहित इस विमान से, जो कि विमान का नाम था MI-17V5। अच्छा, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, इस विमान का जो नाम था यह था MI-17V5। यही विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात इसमें जो 13 लोग सवार थे, दुर्घटना स्थल पर ही इन सभी की मौत हो गई थी। तो ये ध्यान रखना आपको, बिपिन रावत जो थे ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या फिर COP28 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दुबई में अभी हाल ही में किया गया है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या फिर COP28 का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अब यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट है, जैसे कि इसका आयोजन तिथि 30 नवंबर से ये शुरू हुआ और 12 दिसंबर 2023 को ये समाप्त होगा। इसका उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना तथा 2050 तक शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है। ये एक लक्ष्य है जिसको लेकर अभी हाल ही में ये, मतलब मूल रूप से यही लक्ष्य है जिसको लेकर अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि भारत का नेट जीरो का जो लक्ष्य 2070 तक का है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को पुनः दोहराया। ये जो लक्ष्य है आपको ध्यान रखना, 2070 तक का ये नेट जीरो का लक्ष्य है। अच्छा, यही प्रश्न बिहार के संदर्भ में आपकी बीपीएससी एग्जाम में, जो रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ, वहां पर आपसे पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पर बात करें तो पिछले साल 6 से 8 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन किया गया था, जबकि वहीं पर COP26 की बात करें तो 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ था। ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें, पिछले 2-3 संस्करण से भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और भी है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात तो COP की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2010 में हुई थी। तो ये तमाम जानकारी नोट करना है। अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न की हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को किस विषय या फिर किस थीम के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया। अब यहाँ पर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है समुदायों को नेतृत्व करने दें। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बात करते हैं। विश्व एड्स दिवस जो मनाया गया है, देखिए विश्व एड्स दिवस 2023, अच्छा विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और आपको ध्यान रखना इसका उद्देश्य HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, एड्स जो रोग होता है ये HIV वायरस के कारण होता है। HIV नामक एक वायरस है जिसके कारण ही एड्स रोग होता है, और एड्स जो शब्द है AIDS, ठीक है। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 2023 में इसका जो निर्धारित थीम या फिर विषय है ये समुदायों को नेतृत्व करने दें, ये इसका विषय है। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि सितंबर 2023 का जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। 2022 से अब तक का सारे महीने का आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, मंथली संग्रह। आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहीं पर आपको ये तमाम वीडियो मिलेंगे और इसको देखिएगा और इसका PDF फाइल भी आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा केरल के तिरुअनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। देखिए इसका राइट आंसर है जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुअनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और इसके आयोजन की बात करें तो 1 से लेकर के 5 दिसंबर 2023 तक ये आयोजित हो रहा है। कुछ पॉइंट और भी है कि इसका थीम या फिर विषय क्या है, तो हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। तो ये इसका एक थीम है, जिस थीम या फिर जिस विषय के साथ अभी हाल ही में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट इसके आयोजन से संबंधित है, 2 पॉइंट है, दोनों को देख लेते हैं कि वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन केरल का आयोजन सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड
सोशल एक्शन द्वारा केरल सरकार के सहयोग से किया जाता है। हालांकि इसके पिछले संस्करण की बात करें, जो चौथा संस्करण था, ये 2021 में इसका चौथा संस्करण 12 से 19 मार्च 2021 तक केरल में ही आयोजित किया गया था। तो ये भी चीजें ध्यान रखिए, पिछले संस्करण से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस खिताब को अभी हाल ही में पंजाब ने अपने नाम किया। अब विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंजाब ने अपने नाम किया है। दरअसल जो फाइनल मुकाबला खेला गया, तो फाइनल मुकाबले में गत चैंपियन हरियाणा को पेनल्टी शूट आउट में हराकर पंजाब ने स्वर्ण पदक जीता, अर्थात हरियाणा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यानी कि जो फाइनल मुकाबला खेला गया, ये हरियाणा और पंजाब के बीच खेला गया। पंजाब विजेता रहा, स्वर्ण पदक प्राप्त किया, हरियाणा उप विजेता रहा और इसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जबकि वहीं पर कांस्य पदक की बात करें, तो इसके अतिरिक्त तमिलनाडु ने पेनल्टी शूट आउट में ही कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये चीजें यहां से नोट करेंगे। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा होने का गौरव प्राप्त हुआ है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि अंकोर वाट जो मंदिर समूह है, इसे अभी हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये मीडिया में खबरों में है, ध्यान रखेंगे, इसके बारे में कुछ चीजें हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि अंकोर वाट जो है ये कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सियम रीप में स्थित है। और आपको ध्यान रखना, जो हाल ही में इटली के पोम्पई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, जिस वजह से ये खबरों में है। दरअसल अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये एक प्रसिद्ध मंदिर है, लगभग 400 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में इसे कायम किया गया है, या फिर ये एक रिकॉर्ड बनाया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इतनी बड़ी संरचना, अगर धार्मिक संरचना की बात करें, तो इतनी बड़ी धार्मिक संरचना अभी तक इस पृथ्वी पर नहीं है। मतलब जो यहाँ पर चीजें निकलकर सामने, उसी आधार पर हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर इसके निर्माण से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको याद होगा, अंकोर वाट के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में हमने पहले भी आई थिंक 3 से 4 बार आपको जानकारी दिया है और ये दृश्य भी हमने आपको दिखाया था। अब यहाँ पर इसके हम बात करते हैं मंदिर के बारे में, इसका निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। हालांकि यह मंदिर जो है ये मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन कालांतर में ये समय के साथ यह बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये तमाम चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बापू परीक्षा परिसर की जो बात हुई है, ये आपको ध्यान रखना, पटना के कुम्हरार में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है, जो कि पटना के कुम्हरार में इसका उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा अभी हाल ही में किया गया था, सितंबर 2023 में। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा, अगर हम बात करें फिरोजाबाद का, जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में चंद्रनगर किया गया, ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कि हाल ही में 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 59वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में बीएसएफ का सेलिब्रेट किया गया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आर सुब्बालक्ष्मी का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थी? तो आर सुब्बालक्ष्मी एक प्रसिद्ध मलयालम फिल्म अभिनेत्री थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किए जाएंगे, ये घोषणा हुई है। और बताएं कि वे किस देश के निवासी है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जाते जाते आपको यहाँ पर ये बता दूं कि हमारे सभी स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए, खासकर करंट अफेयर्स की हम बात करें, तो करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल आपको इसी कोर्स में मिलेंगे। बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस वाले कोर्स को परचेज करके हमारे तमाम करंट अफेयर्स के मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि इसके अतिरिक्त जो 70वीं बीपीएससी वाला कोर्स है या फिर टीचर वाला जो कोर्स है, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। हमारे मटेरियल यहाँ पर जो आपको मिलेंगे, जो टेस्ट सीरीज मिलेंगे, इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन का निर्धारण होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।